Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Adnan Ali Shehzad. This is very introductory lecture of economics for the students of economic analysis in MBA 3.5 second semester and principles of macroeconomics in BS economics second semester. I have also shared the course contents of both courses. First course, economic analysis, contains both microeconomics and macroeconomics as well, while principles of macroeconomics include just macroeconomics topics, major topics. We are going to start our first lecture with the definition of economics. First one is, what is economics? There are various definitions of economics with the passage of time. There are different schools of thought which define the concept of economics in different ways. The first school of thought is named as a classical school of thought, and Professor Adam Smith is the founder of classical school of thought. Professor Adam Smith wrote a book in 1776, An Inquiry into the Nature and the Causes of Wealth of Nations. This book was presented by Professor Adam Smith in 1776. Before this, economics was studied with the subject of political science. Professor Adam Smith introduced the subject of economics as a separate subject from political science. So, Professor Adam Smith is the founder of economics, or you can say that Professor Adam Smith is the father of economics, is the father of or founder of classical school of thought. प्रोफेसर एडम स्मिथ की जो थ्योरीज़ हैं, जो इसकी फेवर में लोग हैं, वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है वो माने जाते हैं. फर्दर अभी तक जो स्टिल जो है वो क्लासिकल थ्योरी को की फेवर में जाते हैं इकोनॉमिस्ट, वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहलाते हैं. वैसे क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है JB से JS मिल, प्रोफेसर एडम स्मिथ, तो ये कुछ नाम्स हैं उनके. सो हम इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन करते हैं इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर एडम स्मिथ. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ. देयर आर टू मेन पॉइंट्स. फर्स्ट वन इज़ साइंस एंड सेकंड वन इज़ वेल्थ. इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है और दूसरा वेल्थ, इट इज़ रिलेटेड टू वेल्थ. प्रोफेसर एडम स्मिथ के मुताबिक इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है और इट डील्स विद द वेल्थ. और वेल्थ के बारे में क्या हो सकता है, मतलब वेल्थ कैसे प्रोड्यूस होती है, कहाँ कंज्यूम होती है, कहाँ खर्च करते हैं हम इसे, कहाँ इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या एक्सचेंज करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ. इट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, distribution of wealth and exchange of wealth. These are the four pillars of this definition: production of wealth, consumption of wealth, distribution of wealth and exchange of wealth. This definition was presented by Professor Adam Smith in 1776 in his first book, An Inquiry into the Nature and the Causes of Wealth of Nations. इसको एक्सप्लेन करते हैं. प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ क्या है? प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ कहते हैं कोई भी डिबेट वेल्थ की जो है वो इकोनॉमिक्स में स्टडी होगी. वेल्थ के बारे में कोई भी डिस्कशन हो, कौन सी डिस्कशन हो सकती है? लेट्स से प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कैसे प्रोड्यूस होती है वेल्थ. वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. दीज आर द four factors of production which help to produce wealth. इन फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से जो है हम वेल्थ को प्रोड्यूस करते हैं.
सेकेंड पिलर इज़ कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। कहाँ इसको कंज्यूम करते हैं आप वेल्थ को? देर आर ड्यूरेबल गुड्स, देर आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स आर नॉन पेरिशेबल गुड्स, जो लंबे अरसे तक चलती हैं। आपने फ्रिज, एसी, बाइक, गाड़ी परचेज कर ली है जो लंबे अरसे तक चलेगी, ये ड्यूरेबल गुड्स हैं, इन पे हम खर्च करते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स, फूड आइटम्स, जिन पे हमें बार बार खर्च करना पड़ता है, तो ये हमारे अखराजात हैं, ये कंजम्पशन ऑफ वेल्थ है, इन पे खर्च करते हैं। इस बारे में डिस्कशन हो वो भी इकोनॉमिक्स में आएगा। थर्ड पिलर इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। कहाँ इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? वेल्थ इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जहाँ से इसको प्रोड्यूस किया जाता है उन्हीं के दरमियान इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वेल्थ इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इन द फॉर्म ऑफ वेजिज, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिनकी मदद से वेल्थ प्रोड्यूस होती है, उन्हीं 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के दरमियान इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लैंड को उसका मुआवजा मिलेगा रेंट, लेबर को उसका मुआवजा मिलेगा वेजिज, कैपिटल को उसका मुआवजा मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट, और एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। सो वेल्थ जहाँ से जिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से प्रोड्यूस होती है, उन्हीं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के दरमियान इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एंड फोर्थ वन इज़ एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। हम इसको एक्सचेंज करते हैं फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक शख्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है, किसी और के पास चली जाती है, ठीक है, वो आगे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है, तो हम एक्सचेंज करते हैं इससे। और इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड में भी इसका यूज़ हो जाता है। हम करेंसी के बदले में भी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं। जैसे आप रुपीज़ को कन्वर्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉलर और पाउंड, तो ये भी एक्सचेंज ऑफ इंटरनेशनल लेवल पे आ जाता है, और डोमेस्टिक लेवल पे हम एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। सो दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स बाय प्रोफेसर एडम स्मिथ। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। इट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। साइंस के वर्ड को मैंने यहाँ पे अभी एक्सप्लेन नहीं किया, वो फर्दर मैं आगे जाके जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। Another school of thought is classical school of thought. Another school of thought is new classical school of thought. Professor Alfred Marshall is the founder of new classical school of thought. He wrote a book in 1890, Economics, Principles of Economics. According to Professor Alfred Marshall, economics is the science of material welfare. Basically, Professor Alfred Marshall या अदर इकोनॉमिस्ट जो न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स चालू रखते हैं, इनके मुताबिक भी इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है। जैसे प्रोफेसर एडम स्मिथ ने कहा इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ, ये भी इसको साइंस दिया कह रहे हैं। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। इकोनॉमिक्स साइंस है मादी खुशहाली, मटेरियल वेलफेयर। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, एनी इंडिविजुअल, कोई भी शख्स इनफरादी तौर पर, एनी इंडिविजुअल परफॉर्म एन सोशल एक्शन प्रोग्राम, एंगेज इन अ सोशल एक्टिविटी with an aim to earn income or with an aim to get welfare, it will be considered to study in economics. प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक कोई भी शख्स इनफरादी तौर पर, एनी इंडिविजुअल परफॉर्म एन एक्शन, कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई भी एक्शन परफॉर्म, सोशल एक्शन, किसी भी सोशल एक्टिविटी में एंगेज है, जैसे मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, जैसे कोई रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चला रहा है, सोशल एक्शन, सोशल एक्टिविटी में काम कर रहा है, विद एन एम टू अर्न इनकम और गेट वेलफेयर। यही मकसद है ना, इनकम अर्न करना या वेलफेयर अर्न करना।
it will be considered to study in economics. So by Professor Alfred Marshall, economics is a science of material welfare. Any individual perform an action, engage in a social activity with an aim to earn profit or income, it will be considered to study in economics by Professor Alfred Marshall. So another school of thought is by Professor Robbins, 1923, and Professor Keynes as well. He wrote a book in 1936. According to modern school of thought, every human being on earth faces two types of problem. First one is scarcity, means scarce resources, means limited resources. And second problem is a lot of choices, multiple wants, or you can say that unlimited wants, unlimited desires. जितने भी दुनिया में लोग हैं, दो तरह की प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ती है. वो ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ने वाले लोग ही हों, काम करने वाले हैं, दुकानों वाले हैं, जो भी है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, हर शख्स को दो तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी. ही हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स. उसके रिसोर्सेज जो हैं वो स्केर्स हैं, लिमिटेड हैं, जबकि उसकी वांट्स अनलिमिटेड है. उसने बहुत गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करनी है. सैलरी उसकी जो है वो 80,000 है और उसने परचेज़ करना है, मोबाइल फ़ोन भी परचेज़ करना है, आईफोन परचेज़ करना है, स्कूल की फ़ीस भी पे करनी है, बुक्स भी परचेज़ करनी है, एंड बच्चों के भी खर्चे हैं, बहुत सारे अखराजात हैं. तो ये सारी क्या है, अनलिमिटेड वांट्स. फिर वो क्या करता है, कैसे मैनेज करता है? वो जो इम्पोर्टेंट होता है वो परचेज़ कर लेता है. किसी के लिए मोबाइल फ़ोन इंपॉर्टेंट है, वो मोबाइल फ़ोन परचेज़ कर लेगा. किसी के लिए जो है वो अपने बच्चों की फ़ी पे करना इंपॉर्टेंट है, वो पे कर लेगा. हर किसी की वांट्स डिफरेंट होंगी इंपॉर्टेंस के लिहाज से. तो जो जिसकी वांट्स ठीक है इंपॉर्टेंट होगी वो उनको परचेज़ कर लेगा. बाकी ये मैं नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ जो है वो परचेज़ कर लूँगा. बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, वो शख्स अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करेगा कि मुझे इन चीज़ों पे खर्च करके जो है वो मैं यूटिलिटी जो है वो गेन कर रहा हूँ, बाकी जो है वो बाद में कर लूँगा. इंपॉर्टेंट चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं ना, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ कर रहा है. तो ये जो थिंकिंग है कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स पे कैसे स्पेंड करना है, कैसे स्पेंड करना है, हम अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ करेंगे. इट विल बी कंसीडर टू स्टडी इन इकोनॉमिक्स. हमने अपने इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम सैलरी है, सैलरी में हमने एक मंथ कैसे मैनेज करना है. आप चाहे उसे लिख कर बजट बनाएं या ना बनाएं, काम यही करेंगे आप कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे कि कैसे अनलिमिटेड वांट्स पे स्पेंड करना है. अनलिमिटेड वांट्स आपकी फुलफ़िल नहीं हो सकती, आप उनमें से चॉइस करेंगे. जो इम्पोर्टेंट है वो आप परचेज़ करेंगे, बाकी आप जो है पेंडिंग करेंगे. अब जो इम्पोर्टेंट है परचेज करेंगे, इट मीन्स आप अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेंगे. जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है मे बी वो दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट ना हो. सो जो लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स के लिए ऐसे यूज़ करना कि अपनी यूटिलिटी को आप मैक्सिमाइज कर लें, इट विल बी कंसीडर्ड टू स्टडी इन इकोनॉमिक्स. सो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर मैकॉनल, ब्रू एंड फ्लाइन, scarce resources should be allocated in a way that we can maximize our utility. Scarce resources should be allocated in a way that we can maximize our utility. हम scarce resources को unlimited wants के लिए इस तरीके से यूज़ करते हैं कि हम अपनी utility को maximize कर लें. That is economics. Another definition by Professor Robbins: economics is a social science. Here feel the difference. In the previous two definitions,
classical school of thought, new classical school of thought. Economic, they said economics is a science. Here modern school of thought said economics is a social science which studies human behavior. जो लोगों के ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है, और ह्यूमन बिहेवियर डिफरेंट वेरी करते हैं, तो जब वेरी करते हैं एग्जैक्ट नहीं है तो वो सोशल साइंस होगी, बिकॉज साइंस तो एग्जैक्ट होती है, साइंस में तो कोई एरर नहीं होता, 2 + 2 = 4, कोई एरर है इसमें, वो 4 के इक्वल है, इक्वल साइन आता है, कोई एरर की गुंजाइश नहीं है साइंस सब्जेक्ट्स में। H2 और O को मिलाएंगे पानी बनेगा, कोई एरर की गुंजाइश नहीं है, जबकि सोशल साइंस सब्जेक्ट्स में एरर होता है, क्योंकि सोशल साइंस सब्जेक्ट जो है वो ह्यूमन बिहेवियर से लिंक करती हैं, और ह्यूमन बिहेवियर डिफरेंट होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर डिफरेंट होता है और उसमें एरर्स होते हैं। अब साइंस सब्जेक्ट्स हैं, कोई मेडिसिन बनती है, अब मेडिसिन का फार्मूला लिखा हुआ है, उससे मेडिसिन बनेगी, क्या उसमें एरर की गुंजाइश मौजूद है? कितना एरर होगा? नहीं, एरर होगा तो वो मेडिसिन गलत बन जाएगी, एरर्स नहीं है। जबकि सोशल साइंस सब्जेक्ट्स आप पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने की, तो एरर के कितने चांसेस हैं? बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, पता नहीं अनएम्प्लॉयमेंट उससे रिड्यूस होगी या नहीं, आपकी पॉलिसी भी सही है फिर भी नहीं रिड्यूस हो रही, इट मीन्स देयर आर मैनी एरर्स। तो सोशल साइंस सब्जेक्ट्स ह्यूमन बिहेवियर से लिंक होती है और उसमें जो है वो एरर्स मौजूद होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट, इकोनॉमिक्स इज़ अ social science which studies human behavior as a relationship between ants and scarce means. Ants mean multiple wants and scarce means scarce resources. So economics is the social science which studies human behavior, जो लोगों के बिहेवियर को जो है वो स्टडी करती है, जो वो अडॉप्ट करते हैं। कब अडॉप्ट करते हैं? जब वो 2 तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। कौन सी प्रॉब्लम्स? स्केयर्स रिसोर्सेज एंड मल्टीपल वांट्स। ये 2 चीज़ों को जब फेस करते हैं, उसके लिए जो बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं, इट विल बी कंसीडर टू स्टडी इन इकोनॉमिक्स, कि कैसे मैनेज करना है। अब यही काम अगर गवर्नमेंट कर रही हो तो वो बजट बनाती है, तो वो इकोनॉमिक्स है, कि कहाँ कहाँ से क्या रिसोर्सेज हैं और कहाँ कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है। सो इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स। सो दीज आर द 3 स्कूल ऑफ थॉट दैट डिस्क्राइब द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय डिफरेंट व्यूज़। फर्स्ट मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट by classical school of thought by Professor Adam Smith. Professor Adam Smith is the founder of economics. He wrote a big book in 1776, An Inquiry into the Nature and the Causes of Wealth of Nation. According to Professor Adam Smith, economics is the science of wealth. It deals with the production of wealth, consumption of wealth, distribution of wealth and exchange of wealth. Second school of thought is new classical school of thought. Professor Alfred Marshall wrote a book in 1890, Principles of Economics. According to the Professor Alfred Marshall, economics is the science of material welfare. And third school of thought, that is modern school of thought. According to Professor Robbins, economics is a social science which studies human behavior as a relationship between multiple ends and scarce means. So these are the 3 different school of thought that describe economics in different ways. Next is types of economics. There are 3 major types of economics. First one is descriptive economics, second one is theoretical economics, and third one is applied economics. Descriptive economics, आपने descriptive analysis का नाम सुना होगा अगर आपने स्टैट पढ़ा है तो। स्टैट में descriptive analysis करते हैं, मीन, मीडियन, मोड वगैरह निकालते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं। तो descriptive economics basically deals with the facts and figures of the economy. अगर हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें आपने इकानमी के फैक्ट्स एंड फिगर यूज़ किए हैं, इट विल बी
descriptive economics. Descriptive economics deals with the facts and figures of the economy. फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंपल बात होती है, बेसिकली हम कहते हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, करते हैं ना बात। अब इसी को कहते हैं कि द इन्फ्लेशन रेट इन पाकिस्तान इज़ गोइंग टू अबव 10.5% और अप टू 10.5%। इन्फ्लेशन कहते हैं राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, कीमतों का बढ़ जाना। तो मैंने ये थोड़ा सा पॉइंट्स मैंने साथ फिगर यूज़ किया है। तो इससे क्या हो गया, मेरी एक तो जो डिस्कशन है वो रिलायबल हो गई है। डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली आपकी डिस्कशन को मोर रिलायबल करता है। आप उसमें फैक्ट एंड फिगर यूज़ करते हैं अपनी डिस्कशन में, तो वो डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स में यूज़ होगा। अगर एक खाली डिबेट है ना, जिस तरह कि महंगाई बहुत हो गई है जी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो गई है, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। अगर आप उसके साथ फैक्ट एंड फिगर यूज़ करेंगे तो उसकी ज़्यादा वर्थ होगी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इस कोरोना वायरस की वजह से जो है वो 10% जो है वो या 15% इंक्रीज़ कर गई है। इसी तरह आप जो है फूड इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ कर गया है 7.5%। तो अगर आप फैक्ट एंड फिगर यूज़ करते हैं, इट विल बी कंसिडर टू स्टडी इन descriptive economics, then descriptive analysis basically. So descriptive economics deals with the facts and figures of the economy. Second type of economics is theoretical economics. Theoretical economics में basically हम इकोनॉमिक्स की थ्योरीज जो है वो डिस्कस करते हैं। जैसे आपने थ्योरी सुनी होगी, लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, या कोई अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी या ओकन्स लॉ है, फिलिप्स कर्व है। तो इकोनॉमिक्स की थ्योरी जिसमें डिस्कस हो वो थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स है। इन थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स द थ्योरीज ऑफ द इकोनॉमी आर डिस्कस्ड। देयर आर टू फर्दर टाइप्स ऑफ थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स। फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड सेकंड वन इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये बेसिकली ये टू टाइप्स जो हैं फर्दर इसकी थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स की, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, बेसिकली ये साइंस और सोशल साइंस में डिफरेंसेस की वजह से हैं। ये सोशल साइंस है, डेट्स वाई ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी है। पॉजिटिव में जो है वो प्योर साइंस वाला कंसेप्ट होता है और नॉर्मेटिव में जो है वो सोशल साइंस वाला कंसेप्ट होता है। इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी आर एनालाइज्ड। इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स the problems of the economy are analyzed. बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को एज इट इज़ एनालाइज किया जाता है कि ये प्रॉब्लम है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये डिस्कस कर लेते हैं कि एनालाइज करना इसके कॉजेज़ क्या हैं। प्रॉब्लम्स को एज इट इज़ एनालाइज किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं जो है वो फूड इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में, प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही हैं, या ओवरऑल इन्फ्लेशन है 12% तक चला गया इस साल, जबकि लास्ट ईयर जो है वो 7% था। तो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो गया है। ये प्रॉब्लम एनालाइज कर रहे हैं हम, और उसकी वजह ये है, कुछ तो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है, कुछ जो है वो सप्लाई शॉर्टेज है, और इस तरह के या आप कह लें कि ये कुछ एग्रीकल्चर इश्यूज़ हैं कुछ। तो जो भी कॉजेज़ हों, आप उन कॉजेज़ को डिस्कस करते हैं और प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं एज इट इज़। दिस वर्क विल बी डन इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी आर एनालाइज्ड। जैसे टीवी पे जो है वो टीवी एंकर्स बैठे होते हैं, कोई पॉलिटिकल इशू को एनालाइज कर रहे होते हैं कि ये इशू है और इसके ये काजेज़ हैं। तो इसी तरह हम कोई इकोनॉमिक इशू को एनालाइज कर लेते हैं। जैसा मैंने एग्जांपल दी, इसके अलावा भी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है और उसके कॉजेज़ क्या हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 8% है या 9% है, और उसके कॉजेज़ जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है, एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हो गई हैं, या इस तरह के मामला। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं।
Second type of theoretical economics is normative economics. In normative economics, the solutions of the economic problems are suggested. Solutions of the economic problems are suggested. अब बेसिकली हमने नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जो है वो सोशल साइंस का कंसेप्ट शामिल किया है, क्योंकि जितने भी साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें पॉजिटिव का कंसेप्ट होता है, जबकि नॉर्मेटिव का कंसेप्ट जो है वो सोशल साइंस सब्जेक्ट्स में होता है। देखें, सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं हम इसमें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एनालाइज की थी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, जो एनालाइज करते हैं उनका सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं, ये काम होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। अब हर बंदा जो है वो अपने ह्यूमन बिहेवियर के मुताबिक सोल्यूशन सजेस्ट करता है, और मे भी सबका सोल्यूशन सही भी हों, लेकिन क्या उससे परफेक्शन आएगी? क्या उससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो ओवरकम हो जाएगी? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। एरर आ सकता है, एरर आ सकता है ना। दैट्स वाई दिस इज सोशल साइंस, दैट्स वाई इकोनॉमिक्स को हम सोशल साइंस कहते हैं। सो इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स द सोल्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सजेस्टेड। जैसे हमने प्रॉब्लम एनालाइज की थी कि इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन है या ओवरऑल इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, और उसकी वजह बताई थी सप्लाई शॉर्टेज है या कोरोना वायरस है या कोई अदर हर्डल्स हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम उसका सोल्यूशन सजेस्ट करेंगे कि सप्लाई को स्मूथ किया जाए, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की सप्लाई को स्मूथ किया जाए, ठीक है। फार्मर्स को जो है वो लोन, स्मॉल लोन जो है वो प्रोवाइड किए जाएं। इस तरह के सोल्यूशन सजेस्ट करेंगे, तो ये काम होगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। देयर आर फर्दर टू ब्रांचेज ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड एज वेल एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इनमें दोनों की हो सकती हैं। जैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स द सोल्यूशंस ऑफ in positive economics the problems of the economy are analyzed. If these problems are analyzed on individual level, on small level, it will be considered to study in microeconomics. And if these problems are analyzed on a large level, on a country level, it will be considered to study in macroeconomics. इसी तरह normative economics में the solutions of the economic problems are suggested. If these solutions are suggested for individual, for firm, for consumer, it will be considered to study in microeconomics. And if these solutions are suggested for a country, for an economy, it will be considered to study in macroeconomics. The third type of economics is applied economics. If solutions of the economic problems are applied in an economy, if solution of the economic problems are applied in a country or economy, it will be considered to study in applied economics. जैसे हमने solution suggest किया था कि सप्लाई को स्मूथ बनाया जाए, एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड किए जाएँ ताकि फूड इन्फ्लेशन को जो है रिड्यूस किया जाए। अगर हम ये काम अप्लाई कर देते हैं तो वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स में स्टडी होगा कि लोन, इनकी एप्लीकेशन बेसिकली जो हमने सोल्यूशन सजेस्ट किया था उसको फिर कंट्री में, इकोनॉमी में अप्लाई कर दें, तो वो स्टडी होगा अप्लाइड इकोनॉमिक्स में। इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स द सोल्यूशंस ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर अप्लाइड इन अ कंट्री। दिस विल बी स्टडीड इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स को दोनों में देख लेते हैं दोबारा डिफरेंस डेफिनेशंस। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स we deal with the small or individual units of the economy. For example, आप कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, आप डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड किसी कमोडिटी की मार्केट डिमांड स्टडी कर रहे हैं, आप मार्केट सप्लाई स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई स्टडी कर रहे हैं, किसी फर्म को स्टडी कर रहे हैं, किसी मार्केट स्ट्रक्चर थ्योरी को आप मोनोपोली, ओलिगोपोली, इनको स्टडी कर रहे हैं, इट विल बी स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो आप उनकी एग्जांपल कोट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द लार्ज यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी और इकोनॉमी एज ए होल। ये इकोनॉमी को एज ए होल कंसिडर करता है। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम अकाउंट्स, जीडीपी, जीएनपी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है ओवरऑल प्राइस लेवल है। किसी एक कमोडिटी का प्राइस लेवल होगा तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होगा। इन्फ्लेशन की टर्म है, इन्फ्लेशन ओवरऑल प्राइस लेवल को बोलते हैं, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होगा।
सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्दर जो है आप लोग रीडिंग कर सकते हैं बाय मैकॉनल, ब्रू एंड फ्लाइन, द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अलावा विलियम नॉर्दास एंड सैमसन को भी आप देख सकते हैं। जो रिकमेंडेड बुक है आपके लिए वो है मैकॉनल, ब्रू एंड फ्लाइन। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इजीली, और वैसे मैंने अटैच भी की हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्दर कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड आप जो है वो मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और गूगल क्लासरूम में जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।